नमस्कार दोस्तों। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है जहां लोग शांति और सादगी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज वही नेपाल गुस्से की आग में जल रहा है। बेरोजगारी इतनी कि पढ़े लिखे नौजवान को काम तक नहीं मिल रहा है। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना कि नेताओं के बच्चे ऐश कर रहे हैं और जनता को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। ऊपर से सरकार ने अचानक सोशल मीडिया पर बैन लगाकर जो कुछ बेरोजगार था उसे भी तहस नहस कर दिया। युवा कहते हैं ये हमारी आवाज को दबाने का एक तरीका है। आखिर क्यों नेपाल की जेड को सड़कों पर उतरना पड़ा, क्यों शांति मार्च हिंसक हो गया और संसद तक जल उठा। आज हम जानेंगे इस आंदोलन की असली कहानी जिसने नेपाल की राजनीति को हिला कर रख दिया। लोकल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल, जिसे हम नेपाल के नाम से जानते हैं, यह एक लैंडलॉक कंट्री है। 7 प्रदेशों वाला यह देश दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट को भी अपने में समेटे हुए है। नेपाल एक संघीय संसदीय गणराज्य है। यहाँ के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं और कार्यकारी प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली, जो पिछले दिनों तक अपने पद पर थे जब तक उन्होंने इस्तीफा न दे दिया। साल 2008 में यहाँ सदियों पुरानी राजतंत्र को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की गई थी। तब से 13 सरकारें बदली जा चुकी है, लेकिन किसी भी सरकार ने अपना पूर्ण कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया, जो राजनीतिक अस्थिरता को दिखाता है। नेपाल की खराब आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी ने दशकों से युवाओं में असंतोष पैदा कर दिया है। लाखों नेपाली मजदूरी के लिए विदेश, मध्य पूर्व एशिया, मलेशिया, कोरिया जैसे देशों में जाते हैं। इस देश की वार्षिक प्रति व्यक्ति आमदनी मात्र $1400 है, जो करीब 1,17,000 रुपये के बराबर होती है। यह एशियाई देशों में सबसे निम्न आय वाले देशों में से एक है। युवा नौकरी और शिक्षा के अभाव में निराश है। नेपाल की राजनीति पर 10 साल से घोटाले का साया छाया हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे ऑनलाइन अभियानों ने इन मुद्दों को और हवा दी। समय पत्रिका के अनुसार सितंबर 2025 के आरंभ में नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को बंद करने का आदेश दे दिया। इसे पूरा करने के लिए उन्हें 28 अगस्त तक का समय दिया था ताकि वो पंजीकरण करा सके, लेकिन ज्यादातर प्लेटफॉर्म ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसे अनदेखा कर दिया। सरकार ने फाइनली 4 सितंबर 2025 को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। युवा पीढ़ी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला माना और गुस्से से सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया प्रतिबंध उसी समय चल रहे नेपो किड्स मूवमेंट को और हवा दे डाली। टिकटॉक और रेडिट पर नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफ स्टाइल वाली वीडियो काफी वायरल हो रहे थे। इन वीडियो में दिखाया जा रहा था कि कैसे राजनेताओं के बेटे बेटियां टैक्सदाताओं के पैसे खर्च कर विदेश घूमते हैं, महंगी कारों में घूमते हैं, जबकि आम युवा रोजगार की जद्दोजहद कर रहे हैं। इसी प्रचलित अभियानों में हैशटैग नेपो किड्स नेपाल और नेपाल के जरिए आवाज उठाई गई। एक स्वतंत्र समाचार वेबसाइट के अनुसार इन प्रचारों ने आर्थिक विषमता को सामने लाया। दुनिया के सबसे निम्न आमदनी आय वाले राष्ट्रों में से एक नेपाल में नेता वर्ग के बच्चे महंगे शौक पूरा करते हुए दूसरों से काफी खुश और दूर रहे। विशेषज्ञ कहते हैं सोशल मीडिया प्रतिबंध केवल एक निशाना था। असल में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के खिलाफ लंबे समय से नाराजगी उफान पर थे और यही गुस्सा 8 सितंबर को फूट पड़ा जब हजारों स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए युवा इलाके में संसद भवन की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकाले। इन युवाओं की मुख्य मांगे थी सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लिया जाए, प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा और भ्रष्टाचार जांच के लिए स्वतंत्र लोकपाल जैसी संस्थाएं बने। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2025 में नेपाल में युवाओं की बेरोजगारी 20% से अधिक हो गई थी। इस देश का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मात्र $1400 है, जो करीब 1,17,000 रुपये के बराबर होती है। जबकि प्रमुख नेताओं के बच्चे महंगी विदेशी यात्राएं करते देखे जाते हैं, जो युवाओं में को और कहीं ज्यादा बहका रहा है। मार्च की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन पुलिस की बढ़ी हुई मौजूदगी ने हालात बिगाड़ दिए। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक युवा लोग संसद के बाहर के बैरियर तक पहुंचकर नारेबाजी कर, लेकिन सुरक्षा बलों ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाना शुरू कर दी। भीड़ में हार न मानी और कुछ युवा बैरियर पर चढ़ गए तो पुलिस ने असली में गोली चला दी। ऊपर से अधिक खतरा को लाठीचार्ज से नहीं बल्कि गंभीर प्रतिक्रिया से हटाया गया। कुल मिलाकर पहले से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उनमें जैसी स्थिति पैदा हो गई, सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा और नेपाली सेना को चुनाव करना पड़ा। लेकिन नौजवानों का गुस्सा यही शांत नहीं बल्कि और ज्यादा तीव्र हो गया। नेपाल कांग्रेस सरकार का साझेदार प्रधानमंत्री ओली को दोषी ठहराया और उस पर सख्त कार्रवाई करने की निंदा की।
गृह मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा हत्या के मामले की जिम्मेदारी ली और अपना इस्तीफा सौंप दिया। एक रिपोर्ट में पर हिंसा ने विरोध को चरम पर पहुंचा। लोग गुस्से में आकर सरकार के खजाने की इमारत में आग लगा दी। भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया। नेपाल की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया और कई बड़े नेताओं के घर जला दिए। विरोध करता नेताओं के खुद घर को जला दिया गया। राजधानी काठमांडू का हवाई सेवाएं भी बंद कर दी गई, जिससे कई मंत्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी जो अपने घर में बंद थी, प्रदर्शनकारियों ने उस पर भी आग लगा दिया। इन घटनाओं के बाद पूर्व प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध तुरंत रद्द कर दिया, लेकिन युवा अब भी सड़कों पर डटे रहे। राजधानी में कर्फ्यू उल्लंघन जारी रहा और प्रदर्शनकारी संसद के सामने प्रदर्शन करते रहे। हालात इस कदर बिगड़ी कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने भी नेपाल में हिंसा की निंदा की और शांति बनाए रखने की अपील की। विरोध अब जैन जेड आंदोलन के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसमें शामिल ज्यादातर युवा पीढ़ी के लोग थे। एक युवा कार्यकर्ता ने कहा, यह कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, यह पूरी तरह जैन जेड की मुहिम है। नेपाल की आबादी लगभग 75% 40 ईयर कम उम्र इंटरनेट से लिंक्ड है और युवा आबादी भी इसमें काफी है, जिस कारण से इस आंदोलन को प्रभावी तरीके से दिखाया गया। युवा कहते हैं कि वे क्रांति हमारी सोशल मीडिया की स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि व्यापक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए है। हम देश वापस चाहते हैं, हम भ्रष्टाचार को रोकने निकले हैं। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं? कमेंट कर बताइए।